नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे उसकी जिसके बारे में लाखों स्टूडेंट सोच रहे हैं, लाखों पेरेंट्स जिसकी चिंता कर रहे हैं और जिसके बारे में मीडिया पिछले 8, 10, 15 दिन से बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस है, बहुत चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पे बहुत डिस्कशन हो रहा है। ये सुशांत सिंह की बात नहीं कर रहा मैं, वो तो मुझे कई बार महसूस होता है कि एक अनफॉर्च्यूनेट सुसाइड को कैसे कितने घटिया तरीके से प्ले आउट किया जा सकता है कि उसकी एक जो डिग्निटी होती है, एक डेथ में एक डिग्निटी तो होनी चाहिए ना, व्यक्ति चला गया, एक डिग्निटी होनी चाहिए उसकी, वो सारी डिग्निटी हमने खत्म कर दी है। इसलिए मैंने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की सिवाय इसके कि हम सर झुकाएं और जो उससे लेसन लर्न कर सकते हैं चुपचाप से लर्न करें। उसको स्क्रीन के ऊपर फैला के उसकी खींचतान, चीर फाड़, बाल की खाल उखाड़ना मुझसे तो देखा नहीं जाता। मैं बात करना चाहता हूँ एग्जाम्स की। एनईईटी के एग्जाम्स हों, जेईई के एग्जाम्स हों, यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स हों, यूजीसी के एग्जाम्स करवा रही है। इन सब एग्जाम्स में क्या पॉलिसी होनी चाहिए, इसके बारे में काफी चर्चा हो रही है और मैं आज आपसे इसके बारे में बात करना चाहता था। मुझे जो बात सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग लगी है फॉर द लास्ट फ्यू डेज, इट इज शेयर एब्सेंस ऑफ पॉलिसी थिंकिंग। आपने हमारे देश में अगर देखना है कि पॉलिसी थिंकिंग कितनी अजीब है, और मैं सिर्फ सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, सब तरफ से किसी सीरियस पॉलिसी के सवाल पे हमारी सोच कितनी कमजोर है, तो उसका एक नमूना है, उसका एक एग्जाम्पल है ये नीट और जेईई और यूजीसी एग्जाम्स के बारे में जो चर्चा चल रही है। ये दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑल दैट इज रॉन्ग विद इट। मैंने देखा मैंने देखा कि किसी जगह पे अलग 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 अखबारों में खबर पढ़ते हैं, अलग अलग जगह से हम खबर पढ़ते हैं, तो पता लगता है कि पार्टीज पोजीशन ले रही हैं, सरकार पोजीशन ले रही है। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि बस हमने डिसीजन ले लिया, यही एक डिसीजन है। कल परसों हमारे देश एक दोस्त ने राजस्थान के बारे में कुछ कहा। उन्होंने इंटरेस्टिंग चीज एक ट्वीट की। उन्होंने कहा देखिए, राजस्थान के अंदर राजस्थान की ऑपोजिशन पार्टी, और राजस्थान में ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी है, राजस्थान की ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी कहती है कि विधानसभा का सेशन बुलाना बड़ा खतरनाक है क्योंकि वहां कोविड फैलने का खतरा है, लेकिन नीट का एग्जाम किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां सत्ता में कांग्रेस है, कांग्रेस कहती है नहीं, विधानसभा का सेशन बुलाना तो बहुत जरूरी है और उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन नीट का एग्जाम मत करवाइए, उसमें प्रॉब्लम है। दिल्ली सरकार क्या कर रही है? दिल्ली सरकार की ऑफिशियल पोजीशन है कि हेल्थ का डेंजर है, नीट एग्जाम, जेई एग्जाम्स नहीं करवाने चाहिए, और वही दिल्ली सरकार उसी सांस में कह रही है कि मेट्रो चालू कर देना चाहिए। और दिल्ली सरकार कहती है मेट्रो चालू करने का डिसीजन हो गया, बहुत पॉजिटिव है, अच्छा डिसीजन है। तो मतलब मेट्रो में जाने से बीमारी नहीं फैलेगी, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से बीमारी फैल जाएगी। आप सोचिए किस तरह का सोच हो रहा है। मैं ना इसको ठीक बता रहा ना उसको ठीक बता रहा, आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट कि हमारे देश में इतने सीरियस क्वेश्चंस के बारे में हम कितना वन साइडेड तरीके से सोचते हैं, कितना कम सोचते हैं, कितना कम सोचते हुए हम लोग बात करते हैं। दैट इज व्हाट वरीज मी। और इसलिए मैंने सोचा आज इस सवाल के बारे में हम सिस्टमेटिक तरीके से सोचें, थोड़ा ध्यान से सोचें, ताकि सिर्फ इस बात से अफेक्टेड नहीं। आपको याद होगा जब एनईपी के बारे में डिस्कशन हुआ था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, तब भी मैंने कहा था कोई रिजीम मुझे पसंद है नापसंद है, दैट शुड नॉट डिसाइड कि मैं उसकी हर पॉलिसी को सपोर्ट करूंगा, हर पॉलिसी को अपोज करूंगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसी तरह से नीट पे, जेई पे हमें सोचना ही चाहिए कल को अगर हम इस निर्णय लेने की स्थिति में हो तो हमें क्या करना होगा। तो पहली बात पहली बात है, इस देश में डिजीज की क्या स्थिति है। ये आज का अखबार है, आज का टाइम्स ऑफ इंडिया है, जो हमें बताता है कि इस बीमारी की क्या स्थिति है। और ये बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल डायरेक्टली आपको बता रहा है कि वी हैव ब्रोकन द वर्ल्ड रिकॉर्ड। टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से हमने 78,000 का 79,000 के करीब केसेस रिकॉर्ड किए हैं। इंडिया में कोरोना वायरस के 79,000 केसेस हुए।
एंड दैट इज ए वर्ल्ड रिकॉर्ड। वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब किसी भी और देश में इतने ज्यादा केसेस किसी भी एक दिन में रिकॉर्ड नहीं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया है आज का बता रहा है। इससे पहले रिकॉर्ड था यूएस का। यूएस में याद है आपको जुलाई के अंदर बहुत तेजी से केसेस बढ़े थे। तो यूएस में 25 जुलाई को 78,427 केसेस वर रिकॉर्डेड। दैट वाज द रिकॉर्ड सो फार फॉर एनी कंट्री एनी सिंगल डे। Yesterday we broke it. India was 78,903. Now there are different counts. अलग अलग एजेंसी, अलग अलग अखबार अलग अलग तरीके से काउंट करता है। मतलब 6 महीने बाद भी हमारे देश में कोई एक सिंगल अथॉरिटेटिव काउंट नहीं आता रोज शाम को जो बताता हो कि इतने केसेस हुए। इसलिए इस अखबार का एक काउंट है, द हिंदू में दूसरा काउंट है, तीसरे अखबार में तीसरा काउंट है। एनीवे, द फैक्ट रिमेन्स दैट इन द लास्ट 1 week we had 5 lakh cases. That again is a record. किसी और कंट्री में एक सिंगल वीक में 5 लाख केसेस नहीं, हमारे यहां हुए। So fact number 1, COVID is on the rise. ये जो सारी बातें थी, फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व, रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, पीक हमारी हो गई है, अब हम डिक्लाइन करने वाले हैं, कितने महीनों से सुन सुन के कान पक गए हैं। That is not happening. So COVID is not on the decline. COVID is somehow on the rise, continues to be on the rise. मैं 2 निष्कर्ष इसके बता रहा था। पहला ये that COVID is on the rise, तो कोई ये कहे कि अभी खत्म हो गया है, अब खतरा पहले से कम है, that's simply not true. और दूसरा, अगर कोई ये कहे कि इतने समय में ठीक हो जाएगा, अब खत्म होने वाला है, अब तो ये हो गया, अब तो वो हो गया, that is also not true, because COVID is here to stay. Now these are 2 uncomfortable realities that we have to live in, और उसके accordingly हमें अपना डिसीजन लेना है। यानी कि आज अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के साथ हमें डील करना होगा। सो मैं इससे निष्कर्ष जो निकालता हूं वो ये कि अगर हमें एग्जाम करने हैं तो एग्जाम कोविड के दौरान ही करने होंगे। Now that's a very sad conclusion, that's a very harsh conclusion. लेकिन ये जो हमने सोचा था कि कोई टाइम आएगा, हो सकता है सितंबर में आ जाए, हो सकता है अक्टूबर में आ जाए, जब कोविड खत्म हो जाएगा और उसके बाद एग्जाम कर लेते हैं, वैसा नहीं होने वाला है। Which is to say, we have to prepare mentally, physically, institutionally for the fact that COVID is here for the next 3, 4, 5, 6 months at least. अगर आप जनवरी में भी एग्जाम करवाएंगे तब भी कोविड रहेगा। इसका मतलब है हमें एग्जाम्स उस वक्त ही करवाने पड़ेंगे। अब 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि हम कहें कि ठीक है एग्जाम नहीं हो, एग्जाम के बिना हो जाए। कई एंट्रेंस हैं जो कि एग्जाम के बिना होते हैं, हो रहे हैं। Should we do that? My own view is that's not a good idea. That is not a good idea because ये जो एग्जाम्स, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज का, अलग अलग बोर्ड्स का मार्किंग का पैटर्न बहुत अलग अलग होता है, और ऑल इंडिया एग्जाम्स हुए ही इसलिए थे ताकि अलग अलग बोर्ड के बायस से हम बच सकें, ताकि एक ओवरऑल नेशनल स्टैंडर्ड इन चीजों का फिक्स किया जा सके। इसके लिए जरूरी है कि एग्जाम हो। सो मेरा अपना सेंस है कि कोविड बढ़ रहा है, लेकिन इसके बीच में एग्जाम होने होंगे, एग्जाम करवाने चाहिए। बिना एग्जाम के एंट्रेंस टेस्ट शायद नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे कुछ स्टूडेंट्स को फायदा हो जाएगा, दूसरों को नुकसान हो जाएगा। दैट्स नॉट ए वेरी फेयर थिंग। नाउ द रियल क्वेश्चन इज हाउ डू वी डू इट। और मैं चाहता था कि देश में बहस इस पे हो। बहस इस पे नहीं होनी चाहिए कि एग्जाम हो या ना हो, बहस इस पे हो कि कब हो और कैसे। क्योंकि अगर एग्जाम नहीं होते हैं, अगर इस बार एंट्रेंस नहीं होते हैं, और ऑब्वियसली नो स्टूडेंट वुड वांट इट, क्योंकि अगर एंट्रेंस एग्जाम होते नहीं है उसका मतलब ये होगा कि एक 0 ईयर चला जाएगा, और 0 ईयर जाने का मतलब है कि एक बैच के स्टूडेंट्स को चांस ही नहीं मिलेगा एडमिशन लेने का, या उन्हें अगली बार दूसरे बैच के साथ मिलकर कॉम्पीट करना पड़ेगा। सो डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी कॉम्पीटिंग फॉर द सेम नंबर ऑफ पोजीशंस। नो वन वांट्स दैट। तो हमें सोचना ये चाहिए कि किस तरह से एग्जाम हो जिसमें
फेयरनेस हो, इक्वालिटी हो, सेफ्टी हो, इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा। भारत सरकार कहती है कि हाँ, यही तो हम भी कहते हैं कि हाँ, एग्जाम तो करवाना पड़ेगा, अब करवा लें आगे करवाने की बजाय, और करवाने का सबसे अच्छा तरीका हमने निकाल लिया है। सरकार कहती है हमने सारे सेफ्टी प्रिकॉशन ले लिए हैं, स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसको सॉल्व कर लिया गया है। बट इज दैट ट्रू? मैंने ध्यान से देखा, स्टूडेंट्स की आवाज सुनी। एक अच्छी बात जो हुई है कि पिछले 8-10 दिन में मीडिया ने, जो आमतौर पे मुझे कई बार लगता है कि पब्लिक की प्रॉब्लम्स के लिए कोई स्पेस ही नहीं रहता मीडिया में, फार्मर्स की मैं देखता हूँ, फार्मर्स की आवाज तो आती ही नहीं है मीडिया में। मजदूरों की, जब तक वो सड़क पे आके पैदल नहीं चल रहे थे तब तक उनकी बात कौन सुन रहा था। लेकिन एटलीस्ट पिछले 8-10 दिन में ये एक अच्छी बात हुई है कि स्टूडेंट्स की आवाज आई है। स्टूडेंट्स को जो जो प्रॉब्लम आ सकती है वो प्रॉब्लम आई। और प्रॉब्लम्स क्या क्या है? प्रॉब्लम है हेल्थ की, कंसर्न है, और इतना ज्यादा देश में प्रचार हो गया है कि कंसर्न कई बार रियल से भी ज्यादा हो जाता है। सब लोगों को लगता है, जैसे था ना शुरू के दिनों में, ऐसा लगता था कि ये कोरोना नहीं HIV एड्स हो गया है, कि मतलब बस छुआ और मरे, ऐसा लगता था। अब उसका डर है, डर पूरे देश में फैल गया है, क्योंकि जिस तरह से हमने कोरोना का हैंडल किया, जो चीजें नहीं करनी चाहिए थी वो की, जो करनी चाहिए थी वो नहीं की। जो करनी चाहिए थी तैयारी, जो करनी चाहिए थी पब्लिक को कायदे की इंफॉर्मेशन, जो करना चाहिए था ट्रांसपेरेंसी, ये तो हमने किया नहीं। जो नहीं करना चाहिए था पूरा लंबा लॉकडाउन और एक डर फैला देना, डर फैल गया है। सो पहला कंसर्न स्टूडेंट्स का है हेल्थ का, दैट्स नॉट द ओनली कंसर्न। और पॉइंट ये है कि देश में बाकी सब चीजें तो हो रही है ना, दुकान खुल रहे हैं, मॉल्स खुल रहे हैं, मेट्रो खुल रहे हैं, अब रिलीजियस प्लेसेस को भी खोला जा रहा है, कुछ समय बाद पॉलिटिकल रैलीज के खुलने की भी चर्चा शुरू हो गई है। अगर ये सब चीजें खुल रही हैं तो भाई ऐसे में एग्जाम्स क्यों नहीं होंगे? शायद होंगे, लेकिन कंसर्न है, डर है। और डर ये है कि एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जो इतने सारे पेरेंट्स आते हैं, उसकी जो भीड़ जमा होती है, उसका डर है। दूसरा कंसर्न उससे ज्यादा बड़ा है, वो है ट्रांसपोर्ट और ट्रेवल का। एग्जाम देने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, पीजी एकोमोडेशंस काम नहीं कर रहे, नॉर्मल होटल्स वगैरह काम नहीं कर रहे, कैसे जाएं? और नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट काम नहीं कर रहा है, लोग कैसे जाएं, कहाँ ठहरें, कैसे एग्जैक्टली इसको हैंडल करें? मैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट देख रहा था। जब लिस्ट देखा, दो तीन चीज मुझे स्ट्राइक की, जिन इलाकों को मैं थोड़ा पहचानता हूँ। जैसे पंजाब है, पंजाब में बहुत अच्छा है, पंजाब में अमृतसर है, जलंधर है, पटियाला है, लुधियाना है और बठिंडा है। तो रफली पंजाब में ऑलमोस्ट कोई जगह नहीं है जहां से आप 1.5-2 घंटे के अंदर सेंटर में नहीं पहुंच सकते। लेकिन राजस्थान, अब राजस्थान में 6, पंजाब में 5, राजस्थान जिसका साइज पंजाब से कम 4 गुना बड़ा होगा, हो सकता है उससे भी ज्यादा बड़ा हो, उस राजस्थान में सिर्फ 6 सेंटर हैं। बीकानेर, अब किसी को सूरतगढ़ से, रायसिंह नगर से जाना हो बीकानेर, उसके लिए तो हो गया पूरा 8 घंटे का रास्ता, ओवरनाइट जर्नी हुआ करती थी गंगानगर वगैरह से। तो जोधपुर, अब किसी को जैसलमेर से आना है, बाड़मेर से आना है, उसके लिए जोधपुर आना कितना डिस्टेंस हो जाएगा। उदयपुर, अब कोई चित्तौड़गढ़ से आ रहा है, कहीं बहुत दूर से आ रहा है, वो कैसे पहुंचेगा? सो इतने कम सेंटर, सिर्फ 6। और सबसे बुरी चीज मैं देखता हूं बिहार में, पूरे बिहार में सिर्फ 2 सेंटर, गया और पटना। अब अगर आप बेतिया में रहते हैं, आप पूर्णिया में रहते हैं, आपके लिए पटना आने का मतलब है आप एक दिन पहले चलेंगे, शाम को कहीं पहुंचेंगे, रात को कहीं टिकेंगे, फिर रात को यहीं पे रहेंगे और अगले दिन जाके पहुंचेंगे। दिस इज ए रियल प्रॉब्लम। और वो तब जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट काम नहीं कर रहा। टैक्सी होगी 10,000, 15,000, 20,000, कुछ भी, कहां से बच्चे इस तरह का खर्चा लेके आएंगे? सो दैट इज ए सेकेंड कंसर्न। थर्ड कंसर्न इज अबाउट क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। काफी जगहों पे स्टूडेंट्स अपनी यूजुअल कोचिंग नहीं कर पाए हैं, काफी जगह पे सेमेस्टर कोर्स पूरा नहीं हुआ था, पूरी लर्निंग नहीं हो पाई है। कई जगह पे बच्चे कोचिंग के लिए बैठे हुए थे, अचानक कोचिंग सेंटर्स बंद हो गए, तो अपना लर्निंग मटेरियल वगैरह सब छोड़ के लोग आए सोचते हुए कि 15-20 दिन के लिए जा रहे हैं, उसके बाद वापस आ जाएंगे। वो आज तक वापस नहीं जा पाए हैं। So there's series of problems, all kinds of problems have come up, जिसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।
सरकार कहती है नहीं, हमने तो इतने ज्यादा सेंटर्स खोल दिए। अगर हम आप सेंटर्स की मैं लिस्ट देखता हूं तो सरकार कह दे कि हम तो पटना के अंदर इतने सारे सेंटर्स खोल दिए हैं। दैट इज नॉट व्हाट मैटर्स। आप पटना शहर में 15 सेंटर खोल दें, 20 सेंटर खोल दें, इससे अगर मैं बेतिया से आ रहा हूं या चंपारण से आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं पूर्णिया से, अररिया से, मेरे लिए क्या फर्क पड़ता है कि पटना में 15 सेंटर है कि 20 सेंटर है? मेरे लिए फर्क तब पड़ता अगर आप मेरे नजदीक कहीं पे सेंटर खोल देते। उसकी व्यवस्था तो नहीं हुई है। तो ये सब प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन? आप एग्जाम्स को पोस्टपोन कीजिए। पोस्टपोन इसलिए नहीं करने की बात मैं कह रहा कि 1 महीने में कोविड चला जाएगा और फिर उसके बाद हम एग्जाम करवा लेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन कम से कम 4 हफ्ते 5 हफ्ते लेके आप तैयारी कीजिए। तैयारी क्या कीजिए? ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को इसका सेंटर बनाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का रफली मतलब देश में बाय एंड लार्ज ये होता है कि आप 1 घंटे में 1.5 घंटे के अंदर वहां पहुंच गए, किसी भी तरह से कोई स्कूटर करके, कोई छोटी मोटी व्यवस्था हो जाती है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुंचने की। वहां पहुंचे, एग्जाम दिया, शाम तक आप घर वापस आ गए। सो पोस्टपोनमेंट होना चाहिए। पोस्टपोनमेंट केवल इस कारण के लिए होना चाहिए ताकि अरेंजमेंट बेटर हो जाए। अरेंजमेंट का मतलब जितने सिटीज हैं, जितने सेंटर्स की संख्या नहीं, जितने शहर हैं जिसमें एग्जामिनेशन होगा, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। देश में अप्रोक्सीमेटली 700 के करीब जिले हैं। और मैंने देखा नीट के, जेई के, इनके एग्जामिनेशन के जो सिटीज हैं वो कोई 150 के करीब है, 150-200 के बीच में। दैट इज अनएक्सेप्टेबल। कम से कम आपको 600 650 सिटीज में, टाउन्स में एग्जाम करवाना होगा इफ यू वांट टू बी फेयर। नंबर 2, ट्रांसपोर्ट का बेहतर अरेंजमेंट कीजिए। ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट, ताकि वो जो 1.5-2 घंटे का डिस्टेंस है उसके लिए भी आ सके। तमाम चीज़ों के लिए अरेंज किया जाता है। स्पेशली इस देश में पता नहीं किन किन चीज़ों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट होते हैं। आखिर में तो सरकार ने मजदूरों के लिए भी कुछ स्पेशल अरेंजमेंट कर दिए थे, तो भाई स्टूडेंट्स के लिए क्यों नहीं किए जा सकते? कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाए। और तीसरा, अगर कोई स्टूडेंट्स को कहीं किसी भी कारण से मिस करते हैं तो उन्हें एक सेकंड चांस का सिस्टम होना चाहिए इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन। अगर कहीं पे कंटेनमेंट जोन है तो वो क्या करेंगे? आज सुबह मैंने पढ़ा कि कोटा में अगले 6 दिन के लिए 6 सितंबर तक लॉकडाउन हो गया है। अब शहर में पूरा लॉकडाउन हो गया है। हाउ डू यू एक्सपेक्ट पीपल टू अराइव फ्रॉम आउटसाइड? हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू गो एंड डू द एग्जामिनेशन? नहीं कर पाएंगे ना। मान लीजिए 100 में से 15% स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, 20% स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं, शुड दे नॉट गेट अनदर चांस? ऑफ कोर्स दे शुड गेट अनदर चांस। तो इन अरेंजमेंट्स के साथ एक नई डेट्स देके, बिल्कुल फाइनल फर्म डेट देके कि अब हम चेंज नहीं करेंगे, उस बेसिस के ऊपर सरकार को एग्जाम करवाने चाहिए। रही बात यूजीसी की, यूनिवर्सिटीज के जो एग्जाम होते हैं उसमें कंसेंसस इस बात पे तो हो चुका है कि जो फाइनल ईयर को छोड़ के दूसरे ईयर्स हैं उसमें आपको वैसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा, पिछले मार्क्स के बेसिस पे कर दिया जाएगा, एग्जाम बाद में लिया जा सकता है, ये सब चीज हो सकती है। जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जिस बात पे डिफरेंस है, वो सिर्फ ये है कि हम जो फाइनल ईयर है, डिग्री अवॉर्डिंग ईयर, मान लीजिए बीए है तो बीए का फाइनल ईयर, एमबीबीएस है तो एमबीबीएस का फाइनल प्रॉफ जो होता है, उसका एग्जाम लिया जाए या न लिया जाए। यूजीसी कह रही है उसका एंड टर्म एग्जामिनेशन लेना पड़ेगा। एक मायने में बात समझ आती है कि आप डिग्री देते वक्त उसे हल्के तरीके से ना दें, लेकिन कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन ये नहीं है। कंसिडरेशन मैंने पढ़ा ये है कि जब बच्चे फॉरेन में जाएंगे तो उनको उनकी डिग्री की मान्यता नहीं होगी। और दूसरा ये कि डिले हो रहा है, हमारे बच्चों को विदेश में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब जो विदेश जाना चाहते हैं उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है, आप कीजिए, बिल्कुल आपका अधिकार है। लेकिन मेरे देश का यूनिवर्सिटी सिस्टम में इतने बड़े चेंजेस किए जाए इसलिए कि उसके आधा परसेंट स्टूडेंट, शायद आधा परसेंट भी नहीं होंगे, 0.01% स्टूडेंट्स उसके फॉरेन जाना चाहते हैं, इसके लिए बाकी 99.9% बच्चों के शेड्यूल को बदला जाए, उनके सिस्टम को चेंज किया जाए? ये तो कोई मतलब नहीं बनता है। इफ दे सफर दैट्स सैड, बट देन दे विल हैव टू सफर।
पॉलिसी उसके लिए बनानी चाहिए जो 99% स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पॉलिसी बननी चाहिए। बाकी 1% के लिए कोई स्पेशल रिलैक्सेशन कुछ और चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कहना गलत है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज नहीं करें, क्योंकि उस तरह के एंड टर्म एग्जाम्स तो सब जगह होते ही नहीं। आईआईटीज और इन सब ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, उन्होंने कोई एंड टर्म एग्जाम थोड़े किए। इनके पास मिड सेमेस्टर एग्जाम्स थे, दूसरे तरीके थे असेस करने के, तो दूसरे तरीकों का इस्तेमाल कीजिए। तो ये कहना कि एकदम एंड टर्म एग्जाम अभी करवाने पड़ेंगे, ये तो बात सही नहीं है। इसमें भी दूसरे एग्जाम्स की तरह थोड़ा सा टाइम लीजिए, रीशेड्यूल कीजिए और थोड़े बेहतर अरेंजमेंट्स कीजिए। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जगह जो जहां पूरे देश भर से स्टूडेंट्स आते हैं, वहां एक बेटर सिस्टम किया जा सकता था, किया जाना चाहिए था। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, ऑनलाइन एग्जाम्स देने शुरू किए। ऑनलाइन एग्जाम्स आर वेरी अनफेयर टू डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, कोई इस टाइम जम्मू में बैठा है, कोई बच्चा इस टाइम तमिलनाडु के किसी गांव में है, कुछ बच्चे नॉर्थ ईस्ट में वापस जा चुके हैं। हर एक के पास वाईफाई नहीं है। हमारे दोस्त आए हैं, बताएंगे, यूथ फॉर स्वराज वालों ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट निकाला जिसके अंदर बताया था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। देश में 1/4 घरों में इंटरनेट का किसी भी तरह का एक्सेस नहीं है, ना फोन का ना लैपटॉप का कोई एक्सेस है ही नहीं। सो इन दैट सिचुएशन हाउ डू वी एक्सपेक्ट इट टू वर्क? Online exams are very unfair for students who come from disadvantaged background, those who come from villages, those who come from remote areas. लाइट नहीं है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे लाइट नहीं रहती है गांव में, बच्चा वहां पे फंसा हुआ है स्टूडेंट। हाउ डू एक्सपेक्ट देम टू डू इट? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जब करवाए ऑनलाइन एग्जाम, इतनी परेशानी हुई स्टूडेंट्स को, इतना एंजाइटी। यूनिवर्सिटी ने एक विंडो दिया था आधे घंटे का, इसके अंदर आपको अपलोड करना है। किसी को 35 मिनट हो गए, किसी का नेट वहां पे स्लो था। हर तरह की प्रॉब्लम होती है। नेट बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसको मैंडेटरी जब आप बनाते हैं, फिर तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि हर जगह बराबर एक्सेस हो नेट का, जो कि नहीं है इस देश के अंदर। सो टू माई माइंड ऑनलाइन एग्जाम्स आर नॉट द राइट वे टू गो फॉरवर्ड। आपको, अगर आपकी यूनिवर्सिटी का कैचमेंट एरिया छोटा है, स्टूडेंट्स वहां आके एग्जाम्स दे सकते हैं, उनको बुलाइए, उनके लिए हॉस्टल में स्पेशल अरेंजमेंट्स करवाइए, उन दिनों के लिए उनको ठहरने की व्यवस्था दीजिए और उनका एग्जाम करवाइए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है तो आप स्टूडेंट्स पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड सिर्फ मत कीजिए, आप भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अरेंजमेंट्स कीजिए। ये बेहद जरूरी है। और अगर वो नहीं हो सकता तो फिर उनकी पिछले सेमेस्टर की परफॉर्मेंस के बेसिस पे, मार्च के महीने तक मिड सेमेस्टर कोई अगर टेस्ट हुआ था, कोई असेसमेंट हुआ था, किसी तरह के असाइनमेंट्स मिले थे, उसके बेसिस पे उनको मार्क्स दीजिए। और कुछ भी नहीं तो पिछले सब सेमेस्टर्स की एवरेज निकाल के मार्क्स दीजिए। ऐसा कुछ करना होगा। सैडली, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस तरह की बड़ी पॉलिसी डिसीजंस जो हैं वो बिल्कुल इसमें फंस जाते हैं, तू मैमे में फंस जाते हैं। ऑपोजिशन को लगता है कि अपोज तो हमें करना ही करना है, और सरकार को लगता है एक डिसीजन ले लिया अब ये तो ठीक है, और इसके बारे में ऊट पटांग तक बस अब तो मतलब एक ईगो का सवाल बन जाता है ना, सब हमने डिसीजन ले लिया अब हम चेंज कैसे कर सकते हैं। और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर किस किस तरह के आर्ग्यूमेंट देते हैं, कहते हैं साहब इतने स्टूडेंट्स ने एडमिशन फॉर्म जो है, एडमिशन कार्ड डाउनलोड कर लिया, इसका मतलब वो एग्जाम देना चाहते हैं। अरे भाई, एग्जामिनेशन तो हर कोई देना चाहता है, और एडमिशन कार्ड तो इसलिए डाउनलोड करेंगे क्योंकि वो किए बिना उनको पता भी नहीं लगेगा कि उनका सेंटर कहाँ आ रहा है। इज इट कन्वीनियंट टू देम, इज इट नॉट कन्वीनियंट टू देम? और अगर कन्वीनियंट नहीं भी है तब भी वो मरता क्या ना करता कुछ तो करेगा। सो एडमिशन कार्ड डाउनलोड करना तो कोई भी नहीं है। फिर ये कहते हैं हमने इतने परसेंट स्टूडेंट को उनका फर्स्ट प्रेफरेंस का सेंटर दे दिया। अब आप ही बताइए, व्हाट डज फर्स्ट प्रेफरेंस मीन? अगर मैं भागलपुर में रहता हूं और मेरा सेंटर आया है गया, मेरे पास दैट्स द ओनली ऑप्शन है, तो मुझे आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस इतना खराब है मेरे लिए, इज दैट ए गुड प्रेफरेंस? फर्स्ट प्रेफरेंस कहने का मतलब नहीं। सरकार इस तरह की एक बिल्कुल अड़ियल पोजीशन में आ गई है। इसलिए हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि हम एक सेंसिबल, सही पोजीशन लें, इस बात को ठीक से लोगों के सामने रख सकें और एक कंसिस्टेंट, कोहेरेंट पोजीशन इस सवाल पे लें।